नहीं समझ में नहीं आता। मैं बीजेपी का स्टार प्रचारक तो सारे देश का हूँ और यहाँ पे गुनाहगार हूँ और भी झूठे मुकदमों पे। कई दो बंदों ने मेरे पर हमला किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो दोनों दिलीप सिंह के आदमी थे, डीएसपी के आदमी थे। ये लोग हमला करने से नहीं चूकते, इनकाउंटर करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तो भला हो उन पुलिस कर्मचारियों का, इसमें कई लपेटे जाएंगे और जो इनकाउंटर करने वाले वो भी लपेटे जाएंगे। अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, फिल्म बाकी है। इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह रामविलास शर्मा गिड़गिड़ाए और एक विधायक के कपड़े भी उतरवा लिए, बिना कपड़ों के सबके कपड़े उतरवा दे, मेरे नहीं उतरवा सकते। रामविलास शर्मा जी वो एक छोटे छोटे अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। तो रोकी मित्तल क्या चीज है, मेरे को जबरजी ठोक दो। पंडितों को कपड़े डलवाते हैं, उतरवाते नहीं है। ये अच्छा संकेत नहीं है हरियाणा सरकार के लिए। कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं हमारी सरकार है। इसी का तो इंतजार कर रहे हैं खट्टर साहब कब रामविलास शर्मा की तरह गिड़गिड़ाए, शर्मा सो की तरह विधानसभा में जाए, 4 चुटकुले गाकर वापिस आ जाए। और जब कोई मुद्दे की बात है भागा उठते से क्या इसलिए चुने? इसलिए तो मैंने सवाल किया है, जिन लोगों के अपने नाम लिए उनके स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं कोई स्लीपर सेल नहीं। पहले एक अशोक तंवर की बलि दे दी, वो बेचारा दलित था। फिर शैलजा मैडम क्योंकि उसकी बैक नहीं था वो बैठा दी। तुम्हारे रणदीप सिंह सुरजेवाला इतनी मेहनत करते हैं, वो कहीं का नहीं छोड़ा। कुलदीप बिश्नोई जी कहीं के नहीं छोड़े, किरण चौधरी जी कहीं की नहीं छोड़ी। वो अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहा है, वो कोई हरियाणा की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं लड़ रहा। कांग्रेस वाले हमारे खिलाफ नहीं करते, वो तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं बेचारे। उनको अपनी पड़ रही है कि तुम्हारी न कोई फाइल खुल जाए। कांग्रेस को मैं क्यों गाली दूं जब हमारे खिलाफ ही नहीं बोलते। रात को मोहन बडोली के आवास पर जाकर क्या खट्टर साहब को सिफारिश लगवाने जाते, मुझे दोबारा बना दे। जिंदगी में एक बात याद रखना, खट्टर साहब के होते हरियाणा सरकार में उनने कभी काम मुख्यमंत्री, आप उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते, उनसे गृह विभाग भी छीन लिया होता, वो तो ऐन मौके पर बच गया। शर्म आती है उन लोगों में जो कुछ लोग कुछ दिन पहले दिल्ली में जाकर बोल के आए कि 20 साहब तो बीमार रहते। तो फिर ये जो आपकी बात है शहनवाज हुसैन और जो ये जो मुसलमानों में जो रिश्तेदारियां निकाली हुई हैं भाजपा के नेताओं ने, उनके खिलाफ क्यों नहीं खुलती आपकी जुबान पर? प्रचार क्यों करते हैं? कौन कर रहा है प्रचार? आप कर रहे हैं। यूपी में तो करने गए थे भैया, हमारे के लिए हेलीकॉप्टर भेजा करते थे चुनाव के लिए। दंगे होते हैं सिखों के ऊपर, आज तक ये हमारी ना तो थी ना कभी हो सकती। कांग्रेस को वोट देना तो समझ ले गौ हत्या करने जैसा काम है। ये तो आप करवाने की कोशिश करें, इस तरह के गाने जो चला रहे हैं आप। आज का हिंदू ठोकता है, किसको धमकी दी जाए? लोग शांति शांति करते, अफगानिस्तान खो दिया, पाकिस्तान खो दिया, बांग्लादेश खो दिया, म्यांमार खो दिया। शांति शांति करते क्या इंडिया को भी खराब करते क्या? पार्टी से अपना नाता तोड़ क्यों नहीं लेते? बदलाव क्यों नहीं? जब आपको इतना तंग किया जा रहा है, आम जनता की सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार हर रोज हो रहे हैं, मंत्रियों की सुनवाई नहीं, इस पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देते? नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आज कैथल में हम उस आदमी से आपको मिलवाएंगे जो आज अपनी हाजिरी देने आया है, उस व्यक्ति के तरह जिस व्यक्ति के पीछे पुलिस पड़ जाती है और उसे कहा जाता है कि इस समय इस स्थान पर उन आदमियों के साथ, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पेश होना है। और ये नौबत क्यों आई आपको बता देता हूं। एक समय वो था कि जब जगजीत सिंह पोलू मंत्री थे, उसके बाद भी उनको 10 नंबरी घोषित कर दिया गया था। और उसी तरह का ये वाकया है कि जो व्यक्ति सचिवालय के 8वें फ्लोर पर मंत्रियों के बीच बैठता था, आज वो वकीलों के साथ और पुलिस के साथ घिरा हुआ चलता है, कोर्ट में है। लेकिन उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। रोकी मित्तल हमारे साथ हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सभी दर्शकों का। मित्तल साहब, मुझे एक वाकया याद आ गया। जगजीत सिंह पोलू जब मंत्री थे, मंत्री होने के उसके बाद भी उनको 10 नंबरी घोषित कर दिया गया। यही वाकया आपके साथ भी है। क्या यह सरकार के खिलाफ बोलने का परिणाम है? क्योंकि वो दौर भी वही था। जिस सरकार में खेमका जैसे ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो जाए, जिस सरकार के अंदर हमारे जिन्होंने बीजेपी को संभाला, इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया, रामविलास शर्मा जी, वो एक छोटे छोटे अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। तो रोकी मित्तल क्या चीज है, मेरे को जबरजी ठोक दो। और शर्म की बात है उन दो डीएसपी के खिलाफ, एक दिलीप सिंह जो मेरा इनकाउंटर करना चाहता था और एक कुलदीप बिश्नोई। उन लोगों को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। पहले मेरे पे धाराएं चेप दी, 21 दिन में जेल में रहा, फिर कहते धाराएं बनती नहीं है। तो जो ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोग हैं पुलिस की वर्दी के अंदर, उन पे मैं अभी 20 साल पे जाऊंगा। गृह मंत्री है, गब्बर के नाम पे फेमस है, सबको न्याय मिलता है, उनको सस्पेंड किया जाए, उन पे एफआईआर की जाए। ऐसे तो किसी को भी एक आम आदमी को उठाएंगे जेल में डाल देंगे। और 21 दिन में काट के आया। और जो पुलिस ने सीडी भेजी है कि सबूत के तौर पर,
वो अशोक गौतम जी जो एडवोकेट भी है, मेरे मित्र भी हैं, इनके पास रखी है। इनमें कहीं पे भी मैं हमला करता नजर नहीं आया, किसी वीडियो में हमला करता नजर नहीं आया। मैं दूर खड़ा हूं जैसे आम पब्लिक खड़ी है, क्या फिर मैं ही गुनाहगार हो गया? और जो जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई उसने बोला रोकी मित्तल वैन ने। मैं पूछना चाहता हूं अन्य कहां है? क्या अन्य को सांप सूंघ गया? क्या ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है? अरे कोई ईमानदार व्यक्ति, अभी किसी की पीछे पता लगा कि किसी भ्रष्टाचारी एक अधिकारी की सीएम हाउस से छुट्टी होगी, उसको तो बचा लिया जाता है। क्या ईमानदार व्यक्तियों को बाहर ही करोगे? क्या बेईमानों को रखना है? हमने गीत इसलिए गाए थे कि ईमानदार सरकार आएगी। मैं परसों योगी जी का प्रचार करके आया देवबंद में, एक श्याम बलडोजर बाबा के नाम। आज हमारी कार्य प्रणाली के कारण मैं केस भुगत रहा हूं और भी झूठे मुकदमे भुगत रहा हूं। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, मैं बीजेपी का स्टार प्रचारक तो सारे देश का हूं और यहाँ पे गुनाहगार हूं और भी झूठे मुकदमों पे। अरे मैं पिछली पेशी भुगतने आया, क्यों निकलते ही दो बंदों ने मेरे पर हमला किया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो दोनों दिलीप सिंह के आदमी थे, डीएसपी के आदमी थे, और चाहता नहीं था कि मैंने उसके खिलाफ लिख के दिया हुआ है और जांच चल रही है। और उसके आदमी मेरे को बार बार धमकी दे रहे हैं कि जांच को वापस लो वरना तेरे को मार देंगे, तेरे को कैथल में एंट्री नहीं करने देंगे, हरियाणा में एंट्री नहीं करने देंगे। अरे मैं डर डर के साए में जी रहा हूं। क्या सरकार का यही काम है? क्या इसलिए पब्लिसिटी करी थी? जो लगता है कि गलत उसको गोली मार दो। अब कहते जांच करेंगे, एफआईआर करवा दी क्योड़क के अंदर। 5 बार तो मैं धक्के खाता रहा, कभी सिटी थाने में, कभी कहीं कभी कहीं हरासमेंट किया जा रहा है। हाँ जी, पर बोले क्योड़क बनती है आपकी एफआईआर, क्योड़क गया, बोले कुछ नहीं मिला। मिलेगा कहां? जिन्होंने जांच करनी उन्हीं के तो आदमी है। आपको याद है जिस टाइम मेरे को कोर्ट में पेश किया गया 9 तारीख को, अरे एक आदमी ने यूं हाथ चलाया, उसने मुंह ढका हुआ था। क्या कभी इसकी जांच हुई? जब कोर्ट ने बोल दिया कि इसको कस्टडी में भेज दो, उसके बाद भी कोई मेरे पर ऐसे मुक्का चलाता है तो क्या है ये? यानी कि इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह रामविलास शर्मा गिड़गिड़ाए और एक विधायक के कपड़े भी उतरवा लिए, वो बिना कपड़ों के सबके कपड़े उतरवा दे, मेरे नहीं उतरवा सकते। न मैं डरता ना मैं गिड़गिड़ाऊंगा। और रात बात रही उस एमएलए की, वो पंडित जी हैं, मैं कहता भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए। भ्रष्टाचार के जो खिलाफ बोल रहा है, कोई सबूत दे रहा है, उसमें जांच होनी चाहिए। लोग पंडितों को कपड़े डलवाते हैं, उतरवाते नहीं है। ये अच्छा संकेत नहीं है हरियाणा सरकार के लिए, हमारे हरियाणा के लिए, कि हम पंडितों के कपड़े उतरवाएं। तो नहीं, ऐसा होना चाहिए। कोई भी मुद्दा उठाता है भ्रष्टाचार का, उसकी जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच हो, और जो भ्रष्टाचारी है उनको अंदर करो। हमारी सरकार ईमानदारी के ऊपर आई थी। आप कैथल के रहने वालों में कैथल का रहने वाला हूं। 3 सरकारें पलट गई, आज तक बैंक स्केयर नहीं बना। बना क्या? पहले रणदीप था, फिर रणदीप सुरजेवाला आया, फिर हमारी सरकार में हम आए, 3 साल होने को है, आज तक वो बना नहीं। क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट इतना चढ़ा गया। कभी आरटीआई, हर बार बजट पास होता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन पता नहीं कब बढ़ेगा। वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं हमारी सरकार है। इसी का तो इंतजार कर रहे हैं खट्टर साहब कब रामविलास शर्मा की तरह गिड़गिड़ाएं। भैया मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं। मेरी व्यक्ति विशेष से लड़ाई हो सकती है, पार्टी से लड़ाई नहीं है। और मैं क्यों छोड़ के भागूंगा मैदान? लास्ट तक लड़ाई लड़ूंगा और लड़ रहा हूं। क्योंकि यदि छुड़वाने में मेरा, हमारे अशोक भाई का हाथ था ना, तो ऊपर से मोदी जी का भी हाथ था। उनको भी पता कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं। यदि मैं गलत होता, क्या मोदी जी मेरी ड्यूटी लगाते यूपी के अंदर? मेरी बात सुनो, क्या योगी जी मुझे प्यार करते? नहीं करते ना। और क्रिमिनल आदमी को क्या अपने साथ रखेंगे? मैं पूरी यूपी के अंदर हरियाणा का एक भी आदमी नहीं था स्टार प्रचारक कहीं ना होता। और उसके बाद रुक्की मित्तल अकेला आदमी पूरे हरियाणा से एज ए स्टार प्रचारक 1.5 महीना काम करके आया। क्या वो क्रिमिनल को साथ रखेंगे? इसका मतलब इनकी सोच छोटी है। सबको पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद भी ये लोग हमला करने से नहीं चूकते, इनकाउंटर करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तो भला हो उन पुलिस कर्मचारियों का जो मेरे को जयपुर लेके गए और रास्ते बदल बदल कर लेके गए। इनकी प्लानिंग थी, किसी ने किसी गाड़ी के नीचे देके मार दो, किसी ट्राले के नीचे देके मार दो। इन्होंने रात को भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां दूसरे पुलिस वाले थे, इसलिए डर के मारे मेरा इनकाउंटर नहीं कर पाए। इनकी इनकाउंटर करने की साहब ऐसा लग रहा है आप कांग्रेस के स्लीपर सेल के तौर पर काम करने लगे। कौन कांग्रेस? किस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? कांग्रेस की बात कर रहे हो? अभी हुड्डा साहब तो क्या सोचते हो कि कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहा है? हरियाणा की लड़ाई लड़ रहा है कांग्रेस वाले। अपने परिवार, विधानसभा में किसकी लड़ाई लड़ी जा रही है? परिवार की लड़ाई लड़ते हैं सभी। आप हुड्डा साहब की बात करते हो। उसने अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया होता अगर परिवार की लड़ाई होती। अरे उसका ही तो बना है। पहले एक अशोक तंवर की बलि दे दी, वो बेचारा दलित था। फिर शैलजा मैडम
क्योंकि उसकी बैक नहीं था वो बैठा दी। तुम्हारे रणदीप सिंह सुरजेवाला इतनी मेहनत करते हैं, वो कहीं का नहीं छोड़ा। कुलदीप बिश्नोई जी कहीं के नहीं छोड़े, किरण चौधरी जी कहीं की नहीं छोड़ी। वो अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहा है, वो कोई हरियाणा की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं लड़ रहा, उनकी एक परिवार की है। मान लो जो बंदा कपिल शर्मा शो की तरह विधानसभा में जाए, 4 चुटकुले गाकर वापिस आ जाए, और जब कोई मुद्दे की बात है वॉकआउट कर जाए, क्या इसलिए चुना है? क्या ये विपक्ष के नेता है? विपक्ष के नेता होते हैं जो आखिरी तक लड़ते हैं। हम आखिरी तक ईमानदारी की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए तो मैंने सवाल किया है, जिन लोगों के अपने नाम लिए उनके स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं कोई स्लीपर सेल नहीं। हुड्डा साहब की मैं कदर करता हूँ, और हमारे में उनमें कोई फर्क नहीं होता। हमारे कदर तो खट्टर साहब की भी करते थे, वो हमारा इतना पक्ष लेते हैं। खट्टर साहब की भी करते थे। कांग्रेस वाले हमारी खिलाफ इतनी करते, वो तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं बेचारे। उनको अपनी पड़ रही है कि तुम्हारी ना कोई फाइल खुल जाए। कांग्रेस को मैं क्यों गाली दूं जब हमारे खिलाफ ही नहीं बोलते, ना विधानसभा में खिलाफ बोलते, कितना भ्रष्टाचार हो तो ना बेचारे तब खिलाफ बोलते। वो हुड्डा साहब तो हमारे ही आदमी है, हमारे ही नेता, ऐसी कोई बात नहीं, अलग नहीं है। इस शैलजा और अशोक तंवर के प्रति प्रेम कैसे जाग गया? अशोक तंवर के प्रति प्रेम नहीं है, वो तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने एक एक करके कैसे बलि दी अपने परिवार के लिए। बात उसकी है, बात मुद्दों की होनी चाहिए, चाहे हमारी पार्टी का हो तो दूसरी पार्टी का हो। तो बात मैंने वो बोली है कि ऐसा होता है राजनीति के अंदर, जैसे कांग्रेस में पूर्व परिवारवाद है, नीचे परिवारवाद है। आप हरियाणा में ये कह सकते हो कांग्रेस यहाँ पे गांधी परिवार की नहीं है या हुड्डा परिवार की, ये बोल सकते हो। अच्छा, तो जिस तरह ये आंकलन जो आप लगा रहे हैं, तमाम आंकलन, रॉकी मित्तल के पहले जो आंकलन है वो भी आपने सुने होंगे, और इस आंकलन को भी सुन लीजिए। तो क्या भविष्य में जो चुनाव आ रहा है, चुनाव में फिर आप खट्टर साहब के लिए प्रचार करते नजर आएंगे? निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। फोन तो आने लगे होंगे, बहुत प्रयास चल रहा है। खट्टर साहब करते हैं फोन? खट्टर साहब का कोई कॉल नहीं आया, बहुत प्रयास होता है। एमएलए भी प्रयास करते हैं, दूसरे लोग भी प्रयास करते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको जिंदगी में एक बात बताऊं, मैं आपके माध्यम से बोल चुका हूं तो कि हरियाणा की रात को मोहन बडोली के आवास पर जाकर क्या खट्टर साहब को सिफारिश लगवाने जाते, मुझे दोबारा बना दे? जिंदगी में एक बात याद रखना, खट्टर साहब के होते हरियाणा सरकार में मैं कभी काम नहीं करूंगा। उसके बाद तो शायद आपका प्रश्न ही नहीं बचता। तो महामंत्री के घर पर रात को किस लिए जाते हैं? मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। मैं बीजेपी में 4 नेताओं की बहुत कदर करता हूं। पहले अनिल विज जी, जो हमेशा मेरी लड़ाई में मेरा साथ दिया। दूसरे मोहन बडोली जी राई, उनके साथ पारिवारिक रिश्ता है। तीसरा बिशंबर वाल्मीकि जी, जो भवानी खेड़ा से विधायक है। और चौथे विपुल गोयल जी, जो हर दुख सुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं 5वें को जानता नहीं हूँ। अच्छा, और कोई रहेगी बात चेयरमैन की, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे हरियाणा की चेयरमैन चाहिए ही नहीं, कभी भी नहीं चाहिए। जे सीएम बदल जाएगा तो भी नहीं चाहिए। अच्छा, इससे ज्यादा मैं क्या बोलता हूँ? फिर उसके बाद बोले कि तुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आजाद हूँ, आजाद मुझे अच्छा ही होता है। भाजपा की सरकार चाहिए या नहीं चाहिए हरियाणा में? मैं कह रहा हूँ कि सरकार चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन चाहिए? नेतृत्व चेंज चाहिए। मुख्यमंत्री कौन? वो टाइम पे बताएंगे। मैं तो कहता हूँ विज साहब जैसा होना चाहिए। एक बात बताओ, वहां किसने बुलडोजर चलाया? योगी जी ने, बाबा का बुलडोजर। एमपी में बुलडोजर चला, मामा का बुलडोजर। वहां किसका बुलडोजर चला? उत्तराखंड में धामी जी का, दिल्ली में अमित शाह जी का। हरियाणा में सीएम का बुलडोजर नहीं चला, अनिल विज जी का चला। और यदि अनिल विज जी सीएम होते, अरे सीएम बन जाए, हरियाणा की तस्वीर भी बदल जाएगी, तकदीर भी बदल जाएगी, दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। इस बात की मेरी गारंटी है। आप उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते, उनसे गृह विभाग भी छीन लिया होता, वो तो एन मौके पर बच गया। शर्म आती है उन लोगों पे जो कुछ लोग कुछ दिन पहले दिल्ली में जाकर बोल के आए कि विज साहब तो बीमार रहते हैं, उनसे काम नहीं होता और उनका इस्तीफा ले लो। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बोल के आए विज साहब तो बीमार होते हुए भी सबसे ज्यादा काम करते हैं। एक तरफ पूरा मंत्रिमंडल, एक तरफ विज साहब, सब पे भारी पड़ते हैं, बाकी का तो कोई योगदान ही नहीं है। यदि सरकार में कोई काम कर रहा है तो सिर्फ विज साहब कर रहे हैं, बाकी बताओ कभी नाम आया? ये वाहवाही इसलिए चल रही है, श्रीमान जी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस हमेशा साथ रहती है, थानों में उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती है, इसीलिए उनके वाहवाही की जा रही है। पुलिस में उपस्थिति दर्ज नहीं करानी पड़ती, कोर्ट में करानी पड़ती है। और ये मुकदमा ऐसा नहीं है, इसमें कई लिपेटे जाएंगे और जो इनकाउंटर करने वाले वो भी लिपेटे जाएंगे। अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, फिल्म बाकी है। अभी तो बहुत लोगों का पर्दाफाश होगा, जिन लोगों ने पैसे खा खा के, जिन लोगों ने मेरे को अच्छा पद मिल जाएगा, अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, तभी किया ना गलत काम। और वो तो मुझे बहुत ब्लैकमेल करना चाहते थे। सारे काले चिट्ठी आगे रख चुका हूं और उनकी जांच चल रही है। और इतनी देर में तो कभी के अरेस्ट हो जाने चाहिए थे। दोनों डीएसपी के ऊपर तो मुकदमा दायर होना चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए कि ऐसे पुलिस, ऐसे तो गुंडे भी नहीं होते जैसे ये 2 डीएसपी है। अच्छा,
तो जब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गृह मंत्री को, सूबे के गृह मंत्री को जाना पड़ता है डीजीपी के ऑफिस में, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? किसको न्याय नहीं मिलेगा? न्याय मिलेगा। किस तरह न्याय? यदि न्याय ना मिला होता क्या मेरे को 21 दिन में छोड़ देते? क्या फागवाड़ा दिन स्पेशल कोर्ट लगा के मेरे को छोड़ देते? कभी देखा आपने? क्योंकि मैं बेकसूर था इसलिए छोड़ा। इन लोगों को पूछे कि बाप की अदालत है क्या? जो मर्जी धाराएं लगाई, अंदर डाल दिया, बाद में 21 दिन के बोले धाराएं बनती नहीं है, फिर छोड़ दिया। अरे कोर्ट कचहरी है, ये लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो जो शासन प्रशासन न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ऐसा भी होता है, एक आम आदमी की जीने का कोई हक नहीं है। अपने आप ही गुंडागर्दी करते हैं, अपने आप ही धमकियां दिलवाते हैं। रोकी मित्तल को मारने तक की धमकी आ रही है मेरे को। और जांच कौन कर रहे हैं? यही जांच कर रहे हैं, फिर जांच होगी कैसे? जुबान पे दर्द भरी दास्तान चली आई है। जो दर्द भरी जुबान से जो शब्द आप सुन रहे हैं, इस पार्टी से अपना नाता तोड़ क्यों नहीं लेते? बदलाव क्यों नहीं? जब आपको इतना तंग किया जा रहा है, आम जनता की सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार हर रोज हो रहे हैं, मंत्रियों की सुनवाई नहीं, इस पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देते? प्रभु राम को 14 साल का वनवास मिला, क्या परिवार को छोड़ दिया क्या? राम कौन है? आप हैं? मैं राम नहीं हूं। मैं एक किस्सा बता रहा हूं। लोग कई कहते हैं कि तेरा किसी ने साथ नहीं दिया। जब बुरा वक्त होता है ना, कोई किसी का साथ नहीं देता। प्रभु राम जी भी अकेले गए थे, उसका भाई लक्ष्मण साथ में गया था, माता सीता गई थी। और जब युद्ध हुआ ना, तो उसका भी साथ किसने दिया था? बंदर और भालुओं ने। इंसान और राजा उसके साथ भी नहीं थे। इनसे सीख लेनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। मैंने उनसे सीख ली है। बुरे वक्त के अंदर कोई कुछ नहीं होता, लेकिन बुरा वक्त आता है ना, उसको हंस के काटना चाहिए। और मैं डरने वाला नहीं हूं। और यदि हम जैसे डर गए, जब खेम का जी जैसों पे केस दर्ज हो सकता है, तो मैं क्या चीज हूं? उसका तो ईमानदारी में नाम आता है ना, प्रेरणा है ना वो ईमानदारी की। जब रामविलास शर्मा जी छोटे छोटे अधिकारियों के आगे कहते हैं कि मत बुलडोजर चलाओ, मत बुलडोजर चलाओ, गरीब मर जाएंगे। अरे यूपी में योगी जी का बुलडोजर गुंडों में चलता है, माफिया में चलता है। और नारनौल में किस पे चला? महेंद्रगढ़ में आम आदमी के ऊपर। ये फर्क है सरकारों के अंदर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अशोक खेमका ने वो गलत काम नहीं किया था? 2 लोगों की नियुक्ति उसने की थी हुड्डा के कार्यकाल में, हुड्डा सरकार में, तो क्या वो ठीक की थी नियुक्ति? ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, खेमका साहब कभी भी भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकते। यानी कि आपकी आपके अच्छे दोस्त हैं इसलिए उनको लपेटा जा रहा है? मेरी दोस्ती की बात नहीं है। मैं सारे ऑफिसर मेरे दोस्त। मैं क्या शायद ये कहना चाहते हूँ, खट्टर साहब सोच रहे होंगे दोनों को लपेट दें। मैं जिंदगी में आप तो लिपट ही चुके हैं। जिंदगी में 1-2 बार मिला उनसे, 2-3 बार मिला हूं। और कौन ऑफिसर है जिससे मैं मिला नहीं हूं? हर ऑफिसर से मिलता हूं। लेकिन मैं गारंटी कहता हूं, यदि वो भ्रष्टाचारी होते तो फिर आज तक भ्रष्टाचारी करते। ये कारण तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी में जाने की उनकी बातें चल पड़ी थी? यार आम आदमी पे ये अपने आप ही लोग चलाते रहते हैं, अपने आप ही अखबारों में आता रहता है। और बाकी मैं खेमका साहब का प्रवक्ता तो है नहीं कि उनके बारे में बताऊंगा, वो तो वो बताएंगे। दोस्त तो हैं भैया, आप भी मेरे दोस्त हैं, मुलाकात तो आप मेरे दोस्त हो। आप बता दोगे कि मैं कहां जाऊंगा? नहीं बता सकते ना। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। दोस्ती एक अलग है और दोस्ती होनी भी चाहिए। मेरी दोस्ती सबसे है। मेरी तो कांग्रेस वालों से भी है, आप वालों से भी है, बीजेपी में भी है। कहां नहीं है? कांग्रेस में कौन कौन दोस्त आपका? सारे दोस्त है मेरे। वो मैंने कहा तो था, फिर कांग्रेस के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े नेता आपस में रिश्तेदारी करें, शादियां करें बच्चों के आपस में, वो तो ठीक है। मैं गलत कैसे हूं? हुड्डा साहब और हमारे खट्टर साहब पानीपत में इकट्ठे बैठे थे कि नहीं बैठे थे? तो फिर ये जो आपकी बात है शहनवाज हुसैन और जो मुसलमानों में जो रिश्तेदारियां निकाली हुई हैं भाजपा के नेताओं ने, उनके खिलाफ क्यों नहीं खुलती आपकी जुबान कभी? भैया मैं सब कह रहा हूं कि ऊपर सब कुछ एक है। आप उनके बारे में बोलो ना तो भाजपा वाले भी। अरे यार सबकी रिश्तेदारी प्रचार क्यों करते हैं? फिर इकट्ठे खाना नहीं खाते क्या? प्रचार क्यों करते हैं? कौन कर रहा है प्रचार? आप कर रहे हैं। यूपी में तो करने गए थे आप भैया। हमारे के लिए हेलीकॉप्टर भेजा करते थे चुनाव के लिए। नीतियों की लड़ाई है और नीतियों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं इसलिए बीजेपी के साथ हूं, हिंदुत्व की बात करती है, हमारे धर्म की बात करती है। मैं इसलिए हूं कि ईमानदारी की बात करती है। यदि योगी जी अच्छे हैं, मैं प्रचार करता हूं। अरे अभी तो मैं यूपी में गया हूं, अभी तो मैं गुजरात जाने वाला हूं, वहां की तैयारी चल रही है। अब गुजरात में स्टार प्रचारक बनूंगा और देखता हूं हरियाणा से कितने बनते हैं। भैया जिस पे मोदी जी को भरोसा होगा उसको भेजेगा वो। अच्छा, मैं मोदी भगत हूं, था और रहूंगा। चाहे मैं पार्टी बदलूं तो भी मोदी भगत रहूंगा। चलो, तो अब देखने वाली बात ये रहती है कि गुजरात चुनाव में किस किस को हरियाणा से भेजा जाता है। यहां तो आपका ने कॉन्फिडेंस सुन लिया होगा। अब देखने वाली बात ये रहती है कि गुजरात चुनाव में हरियाणा से किन किन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। तो मित्तल साहब, भविष्यवाणी क्या करते हैं गुजरात चुनाव में? बहुत सी भविष्यवाणी आपने सटीक की है। बीजेपी श्योर है? श्योर बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे कांग्रेस का तो नाम कहाँ कांग्रेस है? वहां
कांग्रेस टक्कर में कांग्रेस ही थी, पहले भी कांग्रेस ही रही है उनके जो पहले इनसे। कांग्रेस का तो नाम भी मत लिया करो, कांग्रेस तो वो पार्टी, कांग्रेस का नाम आते एक बात आती है, हिंदू और सिखों की दुश्मन। राजस्थान के अंदर कांग्रेस ही सरकार है, बुलडोजर चलता है मंदिरों के ऊपर, बुलडोजर चलता है हिंदुओं के प्रतिष्ठानों के ऊपर, चलता है कि नहीं चलता है? 84 में दंगे होते हैं सिखों के ऊपर, आज तक ये हमारी ना तो थी ना कभी हो सकती। कांग्रेस को वोट देना तो समझ ले गौ हत्या करने जैसा काम है। दंगे तो आप करवाने की कोशिश करें, इस तरह के गाने जो चला रहे हैं आप, आज का हिंदू ठोकता है, किसको धमकी दी जा रही है? लोगों को जागृत कर रहा हूं मैं। धमकी भी तो है, शांति शांति करते अफगानिस्तान खो दूसरे दिया, समुदायों को धमकी भी तो है। शांति शांति करते अफगानिस्तान खो दिया, पाकिस्तान खो दिया, बांग्लादेश खो दिया, म्यांमार खो दिया। शांति शांति करते क्या इंडिया को भी खराब करते हैं क्या? हम तो हिंदुओं को जगा रहे हैं और जगाने का हमारा फर्ज भी बनता है। तुमने ओवैसी के बारे में नहीं पूछा, इतना जहर उगलता है। मोदी साहब कराची में कब भगवा लहरा रहे हैं? वो दिन आएगा जब पीओके हमारा होगा, जल्दी आएगा। तो आपने अगर बात करें जिस तरह जो गाना निकाला, तो इस गाने के असल में मायने क्या है? ये सांप्रदायिकता को भड़काने के, भाईचारा खराब करने के, या कुछ और मामला है? मैंने किसी दूसरे धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने बोला आज का हिंदू ठोकता है गद्दारों को बिना ब्रेक के। मैं गद्दारों का करना है क्या? तुम गद्दारों के साथ दोगे क्या? जो पाकिस्तान की बोलेंगे क्या उनका साथ दोगे क्या? कौन बोल रहा है? अरे तूने नारे नहीं सुने क्या? नारे सुना कर, समाजवादी की पार्टी में और कांग्रेसियों में हमेशा नारे होते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर राजनीति की बात करें, जब वो लोग उस तरह की राजनीति करते हैं, धर्म मजहब भारत पाकिस्तान, आप लोग भी तो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। करेंगे क्यों नहीं? जो मुस्लिम करने की राजनीति करते हैं, ईसाई करने की करते हैं, हम हिंदुत्व की क्यों नहीं कर सकते? क्या हिंदू को मरने पे छोड़ दें? तो फिर हर पार्टी मुसलमान की और ईसाई की बात करती तो हम भी तो हिंदू की बात करेंगे, हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दें क्या? तो डरते क्यों? ओवैसी का सीधा ओवैसी का नाम मैंने ओवैसी उसी से डरता, मेरे तो गाना आया था ओवैसी जैसे छत्ती फिरते यूपी में धक्के खाते, क्या बात करते हो? मैंने किसी से डरता? चलो, तो इस बातचीत को आप किस तरह देखते हो, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि हम करते हैं बात बेबाकी के साथ।